सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोल लाइन सीजन 2। और आज के इस वीडियो में हम यू हाउ के आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस, जेड डायनेस्टी का ऑफिशियली लास्ट सीजन आ चुका है और जैसे कि हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम जेड डायनेस्टी के फैन हो तो जाके चेकआउट कर लेना। तो सीजन 4 काफी कमाल का एंड स्पेशली यार ये लास्ट सीजन है। इसके बाद तुम्हें फिर ज़्याओ फैन और उसकी स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, कहानी की शुरुआत में एग्जैक्टली हमें एक डिफरेंट लोकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काफी सारे लोगों को परेशान किया जा रहा था। जबरदस्ती उनके घर का सामान लूट लिया जा रहा था और बेचारे बेबस होकर मजबूरी की हालत में बस देख रहे थे। कुछ तो यहाँ पर हाथापाई पे भी उतर आते हैं और यहाँ इन लोगों के मन में जो आता है वो करते जाते हैं। जुल्म की इंतहा पार कर देते हैं, ना बच्चे देखते हैं ना बूढ़े देखते हैं, सबको ये लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन सडनली जब यहाँ एक बंदे को परेशान किया जा रहा था तो उड़ता हुआ एक शील्ड आता है और आकर सीधा इन्हें लग जाता है, जिससे वो बंदा वहीं पे ढेर हो चुका था। तभी हम देख पाते कि यहाँ पर नैन कोई और सिस्टर ये कोई दोनों आ जाते हैं और भाई आते साथ ही वो इनकी इतनी बुरी तरीके से मार लगा देती है कि इन लोगों को इनकी नानी याद आ जाती है। लिटरली इनके रास्ते में जो कोई भी आता है ना, दोनों यहाँ पर मार के उन सबको लिटा देती है। तभी यहाँ पर एक एक करके बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो भी आते साथ ही अपना हाथ साफ कर लेते हैं। इसी के साथ एक एक करके सांशी, नैन और बाकी के टीम मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों ने अकेले ही सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। जिसके बाद सांशी के कमांड पर उसकी पूरी की पूरी फौज यहाँ पर सारा मोर्चा संभाल लेती है। इस दौरान यहाँ पे कमांडर आते साथ ही सांशी का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि प्रिंस, आखिर इतने सारे लोग जिन्हें हमने पकड़ा है, आखिर अब हम इनका क्या करें। जिस पे वो बताने लगता है कि सबसे पहले इन्हें अपनी कस्टडी में लो और जिसके बाद हम इनसे पूछताछ भी करेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके सभी को ये लोग पकड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सांशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक रात के अंदर ही पूरे के पूरे जो दोलिंग रॉयल फैमिली है उसको अनाहिलेट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जब वो अपने लोगों को देखता है ना, तो वो इतना समझ आता है कि यहाँ पर सिर्फ यही लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकते हैं, साथ ही लोगों को इस वक्त सहारा दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा किंगडम जहाँ पे उनका रूलर ही ना हो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। उसे फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग आपस में ही मतभेद पैदा करके पूरी तरीके से एक दूसरे को मिटा देते हैं। इस दौरान नैन क्यू समेत बाकी सारे लोग ना, जितने भी इंजर्ड और जो कमजोर लोग थे उन सब की मदद कर रहे थे, उन्हें खाना प्रोवाइड करा रहे थे। और सांशी को परेशान होता हुआ देखकर नैन उसके पास आती है। पूरे माहौल का जायजा लेने के बाद उसे वो रिपोर्ट देती है, साथ ही उसे सहारा भी देती है और यकीन दिलाती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी बताती है कि फिक्र मत करो, यहाँ के लोगों को बहुत कुछ नहीं होगा क्योंकि जो पेट्रोलिंग टीम है वो इस वक्त मौके पे तैनात हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सांशी के लिए ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। इस दौरान यहाँ पे जो नैन क्यू थी, जो कि लोगों को यहाँ पे ट्रीट कर रही थी, तो उसके मन में एक सवाल आता है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों से पूछने लगती है कि पता नहीं आखिर यू हाउ कहाँ रह गया है, इस वक्त हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि थोड़ी देर में जो सारे के सारी जो बची कुची सेना के लोग थे ना, वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और उनके पास जो रिपोर्ट थी ना, उसे सुनकर सबसे पहले कमांडर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि उसे प्रिंस को तो बताना ही पड़ेगा, तो वो सांशी के पास जाकर इन्फॉर्म करता है कि ये जो अभी अटैक हुआ, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि कोई भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया और रॉयल फैमिली का कोई पर्सन भी यहाँ पे जिंदा नहीं और ना ही हमें इसके कोई सुराग मिले हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर सांशी को ऑलरेडी इस बात की उम्मीद थी, तो वो खुद को कंट्रोल करता है और यहाँ पे बताने लगता है कि जितने भी लोग बचे हैं उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करो, मैन पावर को वापस से ऑर्गेनाइज करते हुए मेंटेन करो, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करो और जितने हमारे वेयर हाउसेज है जिसके अंदर की अनाज भरा हुआ है उन सबको लोगों में बराबर मात्रा में बांटते रहो। यहाँ पे उसका ऑर्डर मिल जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है तभी सडनली यहाँ पे ली शुआई को देखते साथ ही ना, यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि वो अब तक जिंदा है। अब एक एक करके जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके मेंबर यहाँ पे आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शुक्र है कि कोई तो जिंदा है। और वो इमीडिएटली सांशी को एज अ प्रिंस के तौर पर रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब जबकि रॉयल फैमिली मारी जा चुकी है, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच हो, क्योंकि इस वक्त हमें लीडरशिप की सख्त जरूरत है। यहाँ पे उसे झुकता हुआ देखकर सांशी उसे अपने सामने खड़ा कर देता है। लेकिन ये जो फैट गाय था ना, वो कहने लगता है कि किसे पता ये कौन है, अब तक तो इसके आइडेंटिटी को भी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया है, तो भला हम इसे कैसे प्रिंस मान ले। ये सुनकर भाई वो बंदा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या पता कि इन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज यहाँ पर अगर तुम लोगों को जिंदा देख पा रहे हो ना, तो ये सब कुछ इनके वजह से हुआ है, वरना हमारी किंगडम का क्या हाल हो चुका है तुमने देखा नहीं। सोल्जर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये बात उन्हें किसने बताया, किसने उन्हें ये ऑर्डर दिया, अपने मन से तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि इनके बिना हम कहाँ होते, अगर ये ना होते आज यहाँ पूरी की पूरी सिटी केओस में फंसी होती। मैं हैरान हूँ कि तुम ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें कर रहे हो। अब यहाँ पे माहौल को गर्माता हुआ देखकर सांशी कहने लगता है कि एक मिनट, मैं क्या कह रहा था कि तभी यहाँ पे यू हाउ आ जाता है और वो आते साथ ही सांशी को सारी बात बता देता है कि असल में वो डंग और मेरा सामना आते वक्त ना लिंगडो सिटी के ऊपर जिन लोगों ने ये सरप्राइज अटैक किया था उनसे हो गया था। वही दो सोल इंजीनियर लीजेंड्स जिनकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है, बस उन्हीं को वाइप आउट करके मैं और वुडोंग यहाँ वापस आ रहे हैं। पूरी टीम का तो हमने खात्मा कर दिया, सिर्फ एक कमांडर को जाने दिया, सन एंड एम्पायर को, ताकि वो जाके रिपोर्ट कर सके। तभी वुडोंग बताने लगती है कि हाँ, और जितने सोल्जर्स थे ना उनकी बॉडी अभी भी जो जंगल के बाहर वाला एरिया है वहाँ पे पड़ी होगी। अगर आप लोग चाहें तो अपने सोल्जर्स को वहाँ पर भेज के
वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई जो बाकी के 2 एल्डर्स थे ना, जो ऑफिशियल्स थे, उनको जब ये पता चलता है तो वो लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुके थे कि आखिर 2 लोग मिलकर कैसे इन पूरे सेना का वाइप आउट कर सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए हमारी पूरी फौज तबाह हो चुकी है। हमें तभी वो दोनों हैरानी के साथ आगे आते हैं और वुटांग से पूछने लगते कि एक बात बताओ, क्या ये सच है? वो 2 बीस्ट लॉर्ड रैंक के सोल इंजीनियर लीजेंड्स, जिन्हें की सैकड़ों इवन के 1000 लोग मिलकर भी रोक नहीं सकते, उन्हें आप दोनों ने, सिर्फ आप दोनों ने मिलकर वाइप आउट कर दिया। अब यहाँ पे वो फैट गाय भी बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर कैसे हो सकती है चीज। यहाँ पे भाई उस फैट गाय के रिएक्शन ना सबसे ज्यादा फनी था। तभी सांशी इंट्रोड्यूस कराता है और बताने लगता है कि इनसे मिलिए, ये श्रेक एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर और एल्डर शुआन के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और सी गॉड पवेलियन मास्टर है हुआ यूहाओ, और जो कि ड्रैगन गॉड डाओलू का सक्सेसर भी है। और ये रही उनकी पार्टनर टांग वुटांग, जो कि ड्रैगन बटरफ्लाई डाओलू और साथ ही सी गॉड पवेलियन मेंबर भी है। अब यहाँ पे वो पर्सन जैसे ही हुआ यूहाओ का नाम सुनता है तो वो मन में कहने लगता है कि न जाने ये नाम मैंने कहीं ऐसा लग रहा है सुना तो है, कोई बहुत ही फेमस पर्सन, लेकिन कहाँ। तभी उसे ख्याल आता है कि हाँ, हुआ यूहाओ ये वही पर्सन है जिसने की अपनी जान खतरे में डालकर सन एंड मून एम्पायर के अंदर जितने भी इम्प्रिजन डिसाइपल्स थे उन सभी को अपनी जान पे खेल कर बचाया था। अब इस बात का जिक्र वो यूहाओ के सामने करता है, जिसपे यूहाओ बताने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ। अब ये सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, इवन कि वो फैट गाय जो कि पहले तो उसके ऊपर शक कर रहा था कि शायद ये फेंक रहा होगा, लेकिन उसने हुए यूहाओ के बारे में, उसके कारनामों के बारे में बहुत अच्छे से सुन रखा था। इसी के चलते अब वो न सिर्फ यूहाओ बल्कि सांशी की जो आइडेंटिटी है उस पे भी कोई सवाल नहीं उठाता और दोनों यहाँ पर तमीज से पेश आते हुए यूहाओ और सांशी दोनों को रास्ता दिखाते हैं आगे का। अब सांशी को जैसे कमांडर प्रिंस कहते हुए आगे बुलाते हैं तो यहाँ पे यूहाओ के कान खड़े हो जाते हैं और वो इमीडिएटली कहने लगता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर एक बात बताओ, क्या मैंने अभी भी प्रिंस सुना? अब सांशी समझ चुका था कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, तो वो भी यहाँ पे चलते चलते उसे बता देता है कि माफ करना मेरे भाई, असल में मैंने एक ऐसे सीक्रेट को तुम सबसे छुपा के रखा जिससे कि मैं कभी भी किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और वो यहाँ पर अपने बारे में सारी चीज रिवील कर देता है कि असल में मेरी माँ का नाम शिव लिंगशुन है और जो दाओ स्पिरिट एम्पायर का जो एम्परर है वो मेरी माँ का सगा भाई है। अब जैसे ही सांशी की मदर का नाम शिव लिंगशुन सुनता है ना वो फैट गाय, तो वो कहने लगता है कि आप उनके बेटे हैं। अब मैं समझा कि प्रिंसेस का अपने से लोअर पोजीशन वाले पर्सन से शादी करना ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि ये एक सीक्रेट था जिसे आज तक सीक्रेट रखा गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो मिस्टिक डीप सेक्ट मास्टर लीनेज है ना, उनकी अपनी मार्शल सोल है, ना कि मिस्टिक डीप टर्टल, लेकिन वो डिवाइन वीस्ट च्यानवू। योर हाइनेस अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो क्या अब ये कहते साथ ही सांशी फाइनली इन सबके सामने रिवील कर देता है, वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे सबके सामने सब कुछ जाहिर कर देता है। और भाई जब 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को ये देखते हैं ना, और स्पेशली उस मार्शल स्पिरिट को, तो भाई सबके सब यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम हमारे योर हाइनेस को रिस्पेक्ट देते हैं और कसम खाते हैं कि आज से हमारी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे सारे लोग सांशी को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि सच में जिसका वो असली में हकदार भी है। यहाँ पे सभी लोग उसकी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को देखकर इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि ये बयां तक नहीं कर पाते। लेकिन तभी यहाँ पे सांशी बताने लगता है कि अरे आप सब लोग मेरी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को देखकर इतना खुश हो रहे हो, लेकिन मैं बता दूं मेरा जो जूनियर ब्रदर है ना, उसकी जो सोल रिंग का जो लाइन अप है ना, वो आपके होश उड़ा देगी। अब यहाँ सभी लोग यूहाओ की तरफ देखने लगते हैं तो सांशी से रिक्वेस्ट करता है कि छोटे भाई दिखा भी दो, अब मुझे इतना फेमस होने का शौक नहीं है, सारा क्रेडिट तो तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद यूहाओ भी एक एक करके जब अपनी सोल रिंग्स को रिवील करता है ना भाई, तो जितने लेयर्स बाय लेयर्स को वो निकालता जाता है, लाइन अप को दिखाता जाता है ना, इनके पैरों तले जमीन खिसकती जाती है। और एंड में जब वो अपनी सारी की सारी सोल रिंग्स को एक साथ रिवील करता है ना, तो यहाँ पे एट द एंड कमांडर समेत सभी लोग कह देते हैं कि वाकई में योर हाइनेस ने बिल्कुल सही कहा था, वो सी गॉड पवेलियन में सिर्फ एल्डर शुआन ही है जो कि स्ट्रेंथ के मामले में उसे बीट कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, इससे पहले जब मैंने सुना था ना तो मुझे कोई भी यकीन नहीं था, मैं सच में शक में था, लेकिन आज आपने मेरे सारे शक दूर कर दिया और मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैंने आपकी बात पे शक किया। ये कहते हुए वो सांशी और यूहाओ दोनों से माफी मांगते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो फैट गाय थे ना, वो भी आगे आकर सांशी को रिस्पेक्ट देता है और इस बार वो अपने दिलो दिमाग से सांशी को एज अ रॉयल्टी के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहने लगता है कि योर हाइनेस दाओ स्पिरिट इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा है, प्लीज हम हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, पर प्लीज जब तक हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम आप पे फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन टेम्परेरी ही सही, प्लीज थ्रोन को संभालिए प्लीज, और इस सिचुएशन से हमें निकालिए। यहाँ पे सारे के सारे जो सैनिक थे, जो बचे कुछ लोग थे, वो लोग भी यहाँ पे उसके सामने झुक जाते हैं। उसके सामने सारे लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे सांशी उन्हें आश्वासन दिलाता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और जितना जल्दी हो सके दाओ स्पिरिट एम्पायर की जो फाइटिंग फोर्स है उसे रिबिल्ड करूंगा। हमारे बस में जो कुछ भी होगा हम वो करेंगे और वापस से इसे उसी मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ पे ये एग्जिस्ट किया करती थी। मैं हमारे होमलैंड को सन एंड मून एम्पायर के हाथ लगने कभी नहीं दूंगा। अपनी मातृभूमि के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ पे यूहाओ जैसे इसका फैसला सुनता है तो वो यहाँ पर बाकी सब लोगों को सांशी की मदद करने के लिए यहाँ पे छोड़ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं और वुटांग हम लोगों को श्रेक एकेडमी में वापस जाना होगा रिपोर्ट करने के लिए। साथ ही हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा उसकी भी
प्लानिंग हमें सबके साथ मिलकर करनी है। मैं यहाँ की सारी सिचुएशन आपके हवाले सौंप रहा हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें दूसरे कमांडर जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही मार्शल से मिलने जा रहा था ना, तो यहाँ पर उसे सामने से वू शेंग जाता हुआ नजर आता है, जिसकी हालत बिगड़ चुकी थी। यहाँ पे इंपीरियल ट्यूटर की यह हालत देखकर वो उसे पहले तो रिस्पेक्ट देता है, लेकिन मन में पलट के सवाल भी करता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या होगा। और वो अंदर आते साथ ही सबसे पहला सवाल यही करता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, जिसपे यहाँ बाकी सारे लोग भी उसे बताने लगते हैं कि असल में बिना ऑथराइजेशन के वो बीस्ट गॉड दीतियान का सामना करने के लिए निकल पड़ा, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि उसने 2/3 डिसाइपल्स को ऑन द स्पॉट खो दिया। और एट द एंड जब वापस आया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं था। कितना बड़ा वाला बेवकूफ है। अब तभी यहाँ पे मिस जूजी कहने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री काउंसिल को बिना परमिशन के छोड़ने की। अभी जाओ और जाके उसे यहाँ पे वापस लेके आओ। अब यहाँ पे वो वू शेंग को वापस लेने का ऑर्डर तो दे देती है, लेकिन मनी मन वो भी चाहती थी कि वो यहाँ पे ना आए। अब इस दौरान हम टांग और यू हाओ को देख पाते हैं, जो कि श्रेक सिटी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वू टांग को यहाँ पे दाओ स्पिरिट एम्पायर का फ्लैग नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पे यू हाओ को इशारा करती है। और ये देखकर यू हाओ को भी याद आता है कि जूजी ने सही कहा था, और वो अब सोच रहा था कि आखिर वो किस मुंह से इन लोगों को सच्चाई बताएगा, कि आखिर उनके पीठ पीछे उनके एम्पायर के साथ क्या हो गया। इसी के साथ वो एल्डर शुआन को सारी बात बता देता है। जब उन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी दाओ स्पिरिट इंपीरियल फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया है, तो जो एल्डर लिंग थे भाई उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो एकदम झटके में आ जाते हैं और यहाँ पे वो बिल्कुल ना अपना संतुलन खो चुके थे और कहने लगते हैं कि यार मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी तक को निभा नहीं पाया। रोते हुए इमोशनल होते हुए ऊपर की ओर देख रहा था। तभी यू हाओ कहने लगता है कि यह जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पे लेता हूँ, कि मैं सही मायने में मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं दाओ स्पिरिट इंपीरियल फैमिली को बचा नहीं पाया। यहाँ पे यू हाओ को ऐसी बातें कहता हुआ देख करना वू टांग इमीडिएटली उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि यू हाओ तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, तो जिस चीज में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे यू हाओ का दिल मानता नहीं और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि एल्डर शुआन और यहाँ पे जितने भी ऑनरेबल एल्डर्स है, मैं आपके सामने मैं हूँ यू हाओ, सी गॉड पवेलियन में जो मेरी पोजीशन है उससे मैं रिजाइन करता हूँ। ये सुनकर वू टांग समेत सारे के सारे लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन तभी जो एल्डर होंग थी ना, उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आता और वो अपनी स्टिक को जमीन पे पटकते हुए कहने लगती है कि ये सी गॉड पवेलियन है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं कि जब मन किया आ गए और जब मन किया इसे छोड़ के चले गए। जिसपे यू हाओ बताने लगता है कि ऑनर एल्डर मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो कुछ भी आज तक एकेडमी ने मेरे लिए किया है, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उससे भाग तो नहीं सकता ना। दाओ स्पिरिट इंपीरियल फैमिली मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। अब उसकी ये सारी बातें ना दाओ स्पिरिट के जो ये एल्डर्स थे, इवन की जो एल्डर लिंग थे, वो भी ये बातें सुन रहे थे। और तभी यू हाओ अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहने लगता है कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सब कुछ सिर्फ मेरे नाम पे ही दर्ज होना चाहिए। जब मैं अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे पाया तो भला मैं इस पोजीशन में रहने के लायक कैसे हो सकता हूँ, इसीलिए मुझे हर हाल में रिजाइन करना ही होगा। एल्डर होंग ये सुन के थोड़ी सरप्राइज थी, लेकिन तभी एल्डर शुआन जो कि सरासर नाखुश नजर आ रहे थे, वो कहने लगते हैं कि तुमने एक अनऑर्थोडॉक्स टैक्टिक का यूज किया जो कि ऑनरेबल भी नहीं है। नादान लड़के था क्या लगता है कि हमारी श्रेक एकेडमी इतनी ज्यादा नैरो माइंडेड है। जिसके बाद वो उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि भूलो मत, हम श्रेक एकेडमी है, हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो किसी सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होते, वो लोग आजाद होते हैं। तभी एल्डर होंग भी आगे आती है और बताने लगती है कि हाँ वो लोग आजाद होते हैं, इतने ज्यादा आजाद कि वो लोग सिचुएशन से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इवन की दाओ स्पिरिट और स्टार डुओ ये भी अगर पूरी तरीके से वाइप आउट हो भी जाए ना, तो भी उनके सबसे फाइनेस्ट लोग आज भी श्रेक सिटी में मौजूद हैं। तो बताओ आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ अब यहाँ पे ये सुनकर जो एल्डर लिंग थे ना, उनको कुछ रियलाइज होता है और एल्डर होंग आगे बताने लगते हैं कि हाँ उम्मीद दिलाती है हमें हमारी ये एकेडमी, इसने तीनों एम्पायर के जितने भी सोल मास्टर्स है ना, उनको अलाउ किया है कि वो यहाँ के सोल टूल्स और उनके बारे में आके रिसर्च कर सकते हैं। इवन की मार्शल सोल डिपार्टमेंट मटेरियल्स को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, हर चीज की उन्हें इजाजत दी गई है। तो इससे क्या साबित होता है कि भले ही हम लोग वॉर में अच्छे ना हो, लेकिन नॉलेज को पास डाउन करने में हम बहुत माहिर हैं। तभी बाकी सारे एल्डर्स भी इसके पास आकर उसे बताते हैं कि जब तक हम जैसे श्रेक्स जिंदा है ना, तब तक श्रेक एकेडमी और यहाँ के लोगों के ऊपर कोई यहाँ आने नहीं देंगे, तब तक एकेडमी कभी भी दुश्मनों के हाथ नहीं जा सकती, और इस बात को तुम कभी मत भूलना। अब ये कहते साथ ही सभी लोग यू हाओ को करेज देते और कहने लगते हैं कि हो यू हाओ आगे बढ़ो, तुम्हें हम सबका सपोर्ट हासिल है, आगे बढ़ो और फैसला लो, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। अब यहाँ पे यू हाओ को भी हिम्मत आती है और वो हाँ में जवाब देते हुए टांगो टांग के साथ यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो फर्स्ट सीनियर ब्रदर यानी कि बेबी से मिलने पहुंच जाता है और उसे सारी बात बता देता है सांशी से रिलेटेड। अब यहाँ पे जब बेबी को पता चलता है ना कि सांशी असल में एक प्रिंस है यानी कि एक रॉयल्टी है और वो दाओ स्पिरिट के इंपीरियल ब्लड लाइन से एक्चुअली बिलोंग करता है, तो वो भी थोड़े हैरान थे। बट सडनली यहाँ पे किसी की आवाज आती है जिसके चलते इवन के बेबी भी हैरान थे और यहाँ पे टीचर श्याओ ये आ जाती है और वो बताने लगती है कि लगता है कि तुम लोग भूल रहे हो कि सन एंड मून एम्पायर ने जो हमें वक्त दिया था ना श्रेक सिटी को हैंड ओवर करने के लिए, उसका कल आखिरी दिन है। तो बताओ आखिर तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पे बेबी जब उसे सही सलामत देखते ना, तो भाई वो भी काफी राहत की सांस लेते हैं। अब यहाँ अपने टीचर को देखकर यू हाओ तो खुश हो ही जाता है, जिसपे टीचर श्याओ ये बताने लगती
लगते हैं कि हाँ बिल्कुल अब मैं वापस आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे युहा बताने लगता है कि सीनियर ब्रदर और टीचर शाओ है, अब जबकि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं अपने अल्टीमेट प्लान को रिवील करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कल डेडलाइन वाले दिन के लिए सोच के रखा है। इसी के साथ युहा के फेस पर एक इविल सी स्माइल थी और सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें वू शेंग को दिखाया जाता है, यानी कि जो इंपीरियल ट्यूटर है भाई, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और वो यहाँ पे खुद को हील करने में लगा हुआ था। इस दौरान उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ उसके जो चमचे थे ना वो यहाँ पर अपनी सारी जी जान लगाकर उसे हील करने में फोकस करते हैं, लेकिन वो लाख कोशिश कर ले उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी थी जो कि बीस्ट गॉड दीतिया ने उसे दी थी ना, वो भरने का नाम ही नहीं लेती। इस दौरान उसके टेंट के बाहर वो बंदा पहुंच जाता है, यानी कि वही सोल्जर जिसे कि मार्शल ने भेजा था इसे बुलाने के लिए, और वो आते साथ ही कहने लगता है कि इंपीरियल ट्यूटर माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी जो मार्शल है उन्होंने आपको बुलाया है। अब तभी यहाँ पे उसके पीछे से पर्पलिश ऑरा के साथ एक बंदा चलते हुए स्वैग के साथ आता है और वो कहने लगता है कि कल्ट लीडर क्या हुआ, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। अब हम देख पाते कि वू यून उसके पास से गुजर जाता है, जिसे देखकर वो बंदा तो डर चुका था, लेकिन यहाँ पे जो वू शेंग था वो कहने लगता है कि वू यून तो ये तुम हो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, तुम्हें दीतियान के हंट के लिए भेजा गया था, लेकिन जरा देखो तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आई। अब तभी यहाँ पे वो आते साथ ही उसके सामने रिस्पेक्ट से बैठ जाता है और वू शेंग कहने लगता है कि बहुत ही अच्छा समय पे आए हो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हम देख पाते कि भाई वू यून के फेस पे एक इविल सी स्माइल थी। अब यहाँ बाहर वो जो बंदा पड़ा हुआ था ना बेचारा इतना ज्यादा डर जाता है कि उल्टे पैर मार्शल के पास वापस जाता है और वहाँ पे जाके बताने लगता है कि इंपीरियल ट्यूटर ने कहा है कि उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और फिलहाल के लिए वो बस कैंप के अंदर रहकर खुद को हील करते हुए रिकवर करना चाहते हैं, यहाँ पे वो नहीं आ सकते। मिस जूसी यहाँ पर इस जवाब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थी और कहने लगते हैं कि ठीक है मैं समझ गई। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि वो जो एल्डर थे वो आगे आते हैं और अपने पास से उस लेटर को निकालते हैं जैसे कि कमांडर शिया ने लिखा था स्पेशली मिस जूसी के लिए, और वो बताने लगता है कि असल में मार्शल जो कमांडर शिया है उन्होंने पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं ये मैसेज सीक्रेटली आप तक डिलीवर करूँ। यहाँ पे उसे इतना ज्यादा फॉर्मल होता हुआ देख करना जो मिस जूसी थी वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा फॉर्मल होने की आपको जरूरत नहीं है, आप हमेशा एक टीचर की नजर से ही देखे जाओगे और आपको वही इज्जत मिलेगी, आप हमेशा मेरे टीचर मेरे दीन रहोगे, आपको मेरे सामने इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उसके पास से कमांडर शिया का वो लेटर ले लेती है और यहाँ लेते साथ ही जैसे ही वो उसे रीड करती है ना तो बिना रिएक्ट किए उस लेटर को अपने चुनिंदा लोगों तक पास डाउन करती रहती है और बताने लगती है कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा इस लेटर को एक दूसरे से आगे भेजे। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जिन जिन को भी वो लेटर मिलता है ना सब लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे इंपीरियल पैलेस ने जो कि लिंगडो सिटी में मौजूद है वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन जब हम वापसी पे लौट रहे थे ना तो हमारे सोल इंजीनियर लीजन्स के ऊपर हमला किया गया और हमारे पीठ पीछे ये छुरा भौंकने वाला और कोई नहीं बल्कि इविल सोल मास्टर्स थे। दोनों ही लीजन को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, कमांडर शू तक वहाँ पे मारे गए, सिर्फ मैं ही था जो कि वहाँ से बेरली सरवाइव कर पाया। यहाँ पे ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब इतना बड़ा कमांडर ये बात कह रहा है जो कि उनका अपना आदमी है तो भाई ये लोग ना अपने गुस्से को होल्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे अब कमांडर शिया आगे बताने लगता है कि मार्शल मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उस इंपीरियल ट्यूटर से और जो पूरी की पूरी होली स्पिरिट कल्ट से इन दोनों से खास तौर पे थोड़ी सतर्क रहें। यहाँ पे सभी लोग ये पढ़ चुके थे, सदी का खून खौल रहा था। तभी यहाँ पे मिस जूसी एल्डर सू से पूछते कि बताओ आखिर इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है क्या ये सही है, जिस पे वो बताने लगता है कि मार्शल ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, आफ्टर ऑल इंपीरियल ट्यूटर हमारे सोल्जर्स की सोल्स को रिफाइन करता है, हमारे दोनों सोल इंजीनियर लीजन्स के ऊपर इसने पीठ पीछे छुरा भोंका है। आप खुद सोच के बताइए ये आखिर कैसा एलाई हुआ जो कि पीठ पीछे छुरा भोंकता है। ये तो साफ तौर पर हमारे आस्तीन का सांप है, एक ऐसा दुश्मन जो कि हमारे बीच रहकर पल रहा है, बढ़ रहा है और हमें ही मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसका हम क्या करें, इसे तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और फाइनली ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और यहाँ शेक सिटी की वॉल पर सारे के सारे जितने भी सुरक्षा बल के लोग थे ना वो लोग पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे थे, क्योंकि सबको पता है कि जो 10 दिन की डेडलाइन सन एंड मून एम्पायर ने दी थी आज उसका आखिरी दिन है। अब सडनली उगते हुए सूरज के साथ यू हाओ और टांगू टांग दोनों भी यहाँ पे वॉल के पास आ जाते हैं आज के दिन को फेस करने के लिए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंप के अंदर अभी भी हल्ला मचा हुआ था और सारे लोग यही कह रहे थे कि हम इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जो फीनिक्स डाब्ल्यू थी वो आगे आते हुए कहने लगते कि मार्शल आपको एक बात समझना होगा कि शू तियान युआन वो असल में एक प्रिंस था और उसे ऐसे मारना पूरी की पूरी इंपीरियल फैमिली हमारी जो रॉयल्टी है उसको इंसल्ट करने के बराबर है। होली स्पिरिट कल्ट को हमने शरण दिया है, ये लोग हमारे टुकड़ों में पलते हुए आ रहे हैं और आज इनकी इतनी मजाल कि ये लोग इस हद तक आ चुके हैं। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि बाकी सारे लोग भी अब उसका साथ देते हैं और यहाँ सारे के सारे एक साथ आगे आते हुए कहने लगते हैं कि मार्शल हमें हर हाल में उसे कैप्चर करना ही होगा। अब तभी यहाँ पे यूहाओ की आवाज आती है कि क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे कैप्चर करने वाले थे ना, लो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। अब यूहाओ की बात सुनकर जूजी मन में कहती है कि तो फाइनली वो आ ही गया। अब यहाँ पे यूहाओ की आवाज यहाँ तक कि वू शेंग के कानों में भी पड़ जाती है जो कि खून की उल्टियां करते हुए कहने लगता है कि हु यूहाओ। अब सारे सोल्जर ये देख के हैरान थे कि जो डिफेंसिव बैरियर है आखिर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। अब तभी यूहाओ और टांगू
टॉम यहाँ पे उसे आई ऑफ आशुरा के जरिए से आ जाते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि तुमने डिमांड रखी थी कि हमारी श्रेक सिटी को तुम्हें हैंड ओवर कर दिया जाए। लो अब मैं आ गया हूँ। अब सारे के सारे सोल्जर्स जब यू हाउ को देखते हैं ना तो वो लोग लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो असल में ऑरा ऑफ आशुरा है। अब तभी यहाँ पे एक सोल्जर जूजी के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मार्शल जो हुआ यू हाउ है द आई ऑफ आशुरा वो अपीयर हो चुका है कैंप के ऊपर। यहाँ पे वो इमीडिएटली अपने फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को डिप्लॉय कर देती है और कहती है कि निकलने की तैयारी करो क्योंकि तुम लोग मुझे एस्कॉर्ट करोगे। जितने भी लिंक डिफेंसिव टूल्स हैं उन सभी को एक्टिवेट करो और जो सोल इंजीनियर्स हैं क्लास 8 और उसके अबव के उन सबको हवा में तैनात कर दो। यहाँ पे जूजी पूरे के पूरे इलाके को डिफेंसिव मोड में सेट करके कमांड देके यहाँ से निकल जाती है यू हाउ से मिलने के लिए। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जेड डायनेस्टी का सीजन 4 का लेटेस्ट वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो उसे चेकआउट करना मत भूलना, जाके कर लेना यार, सीरीज बहुत कमाल की चल रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।